जय हिंद सभी साथियों को। और इस चैनल में जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। यहाँ पर एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की, तो आज हम उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 6 की। जिन लोगों के पास भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी खोल लीजिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। तो आप अपनी किताब खोल लीजिए 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में एकदम बच्चों वाली तरीके से पढ़ना है। आप 6th क्लास, आप भी समझो कि आप 6th क्लास में गए हो, 5th क्लास से 6th क्लास में गए हो, नए तरीके से सीख रहे हो। उन चीज़ों की अनजान बन के आप सीखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट होते ना आप इन चीज़ों में, तो अभी आप ये मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते। तो इसलिए आप एकदम अनजान बन के, कुछ नहीं आता, इस तरीके से आप समझिए, इस तरीके से सीखिए। तो हम इस तरह धीरे धीरे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो बच्चा बन के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें क्या क्या बात की गई है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए, उन पर हम बात करते हैं। जो जो हाईलाइट है, अब ये तो इतनी स्टोरी बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि नाइट में हम जाते हैं, छत में जाएंगे, ऐसा देखेंगे वैसा देखेंगे। इसलिए हम जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। और आप लोग अपने जो भी क्वेश्चन हैं कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा और जो भी गलती हैं बताइएगा। और मैं भी पहली बार कैमरे को फेस कर रहा हूँ पढ़ाते हुए, तो हो सकता है मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हों। धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। तो हम चलते हैं। ठीक है, तो इसमें सौरमंडल में पृथ्वी, इसमें एक स्टार्टिंग में बताया गया है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम कि ठीक है, आप बच्चे हो, आप कभी छत में गए होगे या फिर कभी नाइट में बाहर गए हो आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद। तो आपने आसमान में धीरे 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 चमकती हुई चीज़ों की संख्या बढ़ते हुए देखी है। पहले आपको एक दो चीज़ चमकते हुए दिखती हैं, फिर बहुत अनगिनत, धीरे 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 अनगिनत दिखती हैं। फिर आप उन्हें क्या बोल देते हो, उन्हें आप या तो तारे बोलते हो। ठीक है, तारे। और इसी बीच में एक बहुत बड़ा कुछ चमक रहा होता है, उसे हम बोल देते हैं चंद्रमा। तो एनसीईआरटी पूछ रही है, किताब पूछ रही है आपसे, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या? आपने देखा, नोटिस किया, लेकिन ये हैं क्या? आपने पेरेंट्स से पूछा। तो वही चीज़ों के बारे में हम आगे चल रहे हैं कि क्या चीज़ है, क्या ये सब चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तारे, चंद्रमा, जो भी है, सूर्य। आप बच्चे, मैंने क्या बोला, आप एकदम 6th क्लास के बच्चे हो, तो सूर्य को भी लेके मैं चल रहा हूँ अलग से। अब इसमें हमने ज्योग्राफी स्टार्ट तो करी है। ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट करिए। अब ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया, ज्योग्राफी शब्द का मीनिंग, ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जियो मतलब होता है, ये एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है पृथ्वी। जी का मतलब होता है पृथ्वी। और पृथ्वी, जियो से, जी से संबंधित 3 शब्द हैं इसमें है। एक तो जियोग्राफी, दूसरा है जियोमेट्री और तीसरा है जियोलॉजी। ठीक है, ये तो क्या हो गया, हमने अभी फिलहाल हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, जियोग्राफी को। जियोग्राफी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखना। इस बीच में आपसे बीच बीच में क्वेश्चन रेज करूंगा, मैं देखूंगा कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग सीरियस हैं। आप उनका आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा। जितने लोग भी कमेंट में आंसर, सही आंसर देंगे, उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है मैं मतलब अल्टरनेट वीडियो में, वहाँ पर आपका नाम लिया जाएगा कि इन्होंने सही आंसर दिया, आपका नाम यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, ये होता है पृथ्वी का अध्ययन। हमें पढ़ना है फिलहाल पृथ्वी का अध्ययन, बाकी 2 टॉपिक अभी हम छोड़ दे रहे हैं।
एकदम बिंदास तरीके से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं। आपका पूरा का पूरा सिलेबस टाइम से होगा। जो भी यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं वो भी एकदम बच्चों की तरह पढ़ें, जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस बनने की आपको अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हम एडवांस पढ़ना होगा ना वो खुद मैं छुड़वा दूंगा यहाँ पर से। अभी फ़िलहाल आज तो एक ही चैप्टर ले रहा हूँ मैं। अपकमिंग वीडियोज़ में मैं हो सकता है 2-2, 3-3 लेक्चर एक साथ कंपाइल करके यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो अब हमने वहाँ पर को बात करी, अभी जो भी हमने बेसिक सी बात करी है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रात में हमने देखा, ठीक है, स्टार देखे, हमें चंद्रमा दिखा। अब चंद्रमा एक कभी तो पूरा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है, और कभी बिल्कुल भी नहीं दिखता। जिस दिन पूरा दिख जाता है चंद्रमा, पूरा का पूरा गोल दिख जाता है, उस दिन उसको क्या कहते हैं, उस रात को बोलते हैं पूर्णिमा। और जिस दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखता है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है, उसे कहा जाता है अमावस्या। अमावस्या की काली रात, ठीक है, पूर्णिमा की चांदनी वाली रात। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इन चीज़ों को हम हायर लेवल में सीखेंगे। अभी फिलहाल जितना एनसीईआरटी में बताया गया है उतना ही मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ। और इस एनसीईआरटी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ऐसे अपकमिंग भी जो 6th, 7th, 8th की कुछ चीज़ें बीच बीच में आप ये मत समझना कि ये नहीं बताया, वो जानबूझ के मैं छोड़ूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपर लेवल में सीखनी है ताकि वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं वो चीज़ें यहाँ पर छोड़ते हुए चलूँगा। आप खुद से पढ़िएगा, आप एनसीईआरटी देख रहे हैं तो खुद से सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये आपके माइंड में एक सेटअप बन जाएगा। तो जब हम अपर लेवल में पढ़ेंगे, थोड़ा डीप पढ़ेंगे, तो उस समय आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या। अब जो रात को ये चीज़ें तो हमने बेसिक सी हो गई, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, उसमें देखिएगा एनसीईआरटी में। अब अगली बात आती है कि ठीक है, हमने तारे देखे, दिन में सूरज देखा, और नाइट में चंद्रमा, मतलब नाइट में चंद्रमा और तारे देखे, ठीक है। तो ये है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है? तो इन चीज़ों को वैज्ञानिकों ने क्या कहा, इनने कहा ये सब खगोलीय पिंड हैं। क्या है? खगोलीय पिंड हैं। तो खगोलीय पिंड को भी उनने दो तरीके से डिवाइड किया। उन्होंने कहा ठीक है खगोलीय पिंड हैं। अब खगोलीय पिंडों में भी भिन्नता देखी उनने, तो उनने कहा खगोलीय पिंड भी दो प्रकार के हैं। एक तो हैं जो गैसों से बने हैं, गैसों से बने हैं, आकार में बड़े हैं, और क्या है, जिनके पास स्वयं की ऊष्मा वह प्रकाश है, लाइट है, स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश है, ठीक है। एक खगोलीय पिंड तो ऐसे हैं, खगोलीय पिंड का एक प्रकार तो यह है। एक दूसरा है जो ठोस पदार्थों से बने हैं, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। ठोस, सुनते जाइए अगर नहीं भी दिख रहा है तो, ठोस पदार्थों से बने हैं, ठीक है, आकार में छोटे हैं, और स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं है, ठीक है, स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। ये लोग जो गैसों से बने हैं, जो आकार में बड़े हैं, ये क्या करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। अब अपने पास है तो उत्सर्जित करेंगे ना, देंगे ना। इंसानों की तरह जो क्या है कि जमा करके रखेंगे, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और ये क्या करते हैं, अपने पास तो इनका प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश है नहीं, लेकिन ये जो दूसरे वाले खगोलीय पिंड हैं, इनका प्रकाश इन पर जब पड़ता है तो इसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, परावर्तित करते हैं। ये खुद का तो प्रकाश नहीं होता है, लेकिन ये परावर्तित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो ये सब चीजें कर रहे हैं, ये क्या हैं, ये सब हैं तारे, स्टार्स, ठीक है, ये सब क्या तारे हैं। और जो नहीं करते, जो उत्सर्जित कुछ भी नहीं करते, वो सब क्या है, वो है जितने भी ग्रह हैं,
ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड, ठीक है, ये सब एटसेट्रा। ये कभी भी मतलब ये सब चीजें क्या है, ये एक दूसरे खगोलीय पिंड के दूसरे टाइप है। ये कभी भी क्या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि परावर्तित तो कर देते हैं। उपग्रह चंद्रमा है जैसे परावर्तित तो कर देते हैं, आकार में छोटे होते हैं। ये सब चीज़ें इस तरीके से, ये डिफरेंस आप ध्यान रखिए। खगोलीय पिंड दो प्रकार के हैं और क्या डिफरेंस है इनमें। तो एक तारे वाला सेक्शन हो गया, एक बाकी जो सब कुछ बच गया वो सेक्शन दूसरा हो गया, ठीक है। खगोलीय पिंडों के दो प्रकार हो गए। अब आगे चलते हैं। पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। फिर कह रहा हूँ मैं, फटाफट आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना मोटिवेट करेंगे, उतना मैं भी करने को मोटिवेट, खुद से आपसे मोटिवेट होऊंगा। हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पहले हमने देख लिया खगोलीय पिंड। अब इसमें हम पहले देखते हैं तारे, स्टार्स। तारे क्या हैं, ठीक है। जैसे मैंने खगोलीय पिंड में बताया कि जिनके पास खुद का प्रकाश है, उष्मा है, ठीक है, गैसों के बने हुए हैं और आकार में काफी बड़े हैं, ये सब तारे। रात में हमें जितनी भी चमकीली चीजें दिख रही हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ थिंग्स क्या हैं, स्टार्स हैं। मोस्ट ऑफ थिंग्स स्टार्स हैं नाइट में। इसी स्टार्स में से एक स्टार है सन। सन भी अपने आप में एक स्टार है, क्या, क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है ना, जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई, वो स्टार्स की प्रॉपर्टीज बताई, वो फुलफिल कर रहा है। तो सन भी एक अपने आप में एक स्टार है। और बाकी जो भी स्टार्स दिख रहे हैं वो तो स्टार्स हैं। अब क्या होता है, देखिए आप, सन, बाकी तारे तो नाइट में दिखते हैं, लेकिन सन दिन में दिखाई देता है। इसका रीजन ये है, सन हमारे अर्थ के काफी क्लोज है, ठीक है, हमारे अर्थ के काफी, सन हमारे अर्थ के काफी क्लोज है, इसलिए तो। और लेकिन ये अन्य तारों की अपेक्षा छोटा है, लेकिन हमारे अर्थ के क्लोज है, तो इसलिए ये, इसकी लाइट हमें जल्दी दिखाई देती है। इसकी लाइट हमें दिन में भी दिखाई देती है। अन्य तारे भी दिन में भी चमकते हैं, लेकिन उसकी लाइट के कारण, ये सन की लाइट के कारण क्या, वो हमें दिख नहीं पाते। आप एक एग्जांपल समझिए, आपने एक 100 वाट का बल्ब लिया, एक लिया 1000 वाट का। डेफिनेटली 100 वाट का बल्ब है तो छोटा साइज में छोटा होगा। आपने देखे होंगे, पुराने ज़माने के बल्ब देखे होंगे, या अभी के भी देखते हो आप, कम वाट का बल्ब छोटा होगा, ज़्यादा वाट का बड़ा होगा। 1000 वाट का बड़ा है। आप नाइट में, नाइट का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने नाइट में, ये आपसे 10 मीटर दूरी पर जला है और ये जला है आपसे 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो आप किसकी लाइट महसूस करोगे, कौन आपको बड़ा दिखेगा? आपको ये बल्ब बड़ा दिखेगा या ये बल्ब बड़ा दिखेगा? जस्ट कॉमन सेंस। तो ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप स्टार्स में ले जाइए। स्टार्स, अदर स्टार्स सूर्य से काफी बड़े हैं, कई लाखों गुना तक बड़े हैं, लेकिन वो हमारी पृथ्वी से काफी दूर होने के कारण हमको काफी छोटे टिनी दिखाई देते हैं। तो और उनकी लाइट हमें काफी कम दिखाई देती है। और जो पास वाला हमारा तारा है, वो सूर्य है, उसकी लाइट हमें तेज दिखाई देती है, हमें उजाला करता है जो, तो उसके सामने उसकी लाइट, जो बड़े स्टार्स हैं लेकिन दूरी पर हैं, उनकी लाइट छिप जाती है, हमें दिख नहीं पाती है। आप जब 100 वाट का बल्ब अपने घर के आगे जला लेंगे तो 2 किलोमीटर वाला 1000 वाट का बल्ब 10,000 वाट का बल्ब भी उजाला करेगा क्या आपके यहाँ पर? आपको उसका उजाला महसूस होगा? नहीं होगा ना। तो जो स्टार्स हैं दिन में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन कब? जब आप एक शक्तिशाली दूरबीन का यूज करें तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये तो स्टार्स हो गए। स्टार्स में आगे चलते हैं। स्टार्स, अब आपने स्टार्स तो देखे, बहुत सारे स्टार्स देखे,
ठीक है। अब ये जो स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ग्रुप ऑफ स्टार्स तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स कहलाता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र, ग्रुप ऑफ स्टार्स कहलाता है नक्षत्र मंडल। इसी नक्षत्र मंडलों में से एक नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, अर्सा मेजर या बिग बियर, बड़ा भालू करके याद कर लो, बिग बियर। अर्सा मेजर से संबंधित क्वेश्चन, बस एक जस्ट कॉमन सा क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी सीजीएल में, प्रीवियस ईयर्स के पेपर से मैं देखा था मैंने। अर्सा मेजर है, उसमें नीचे ऑप्शन था एक नक्षत्र मंडल, एक तारा मंडल, और मे बी एक शायद एक मेटेरॉइड्स करके था, उल्कापिंड, या फिर धूमकेतु, इस तरीके का ऑप्शन था। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, अर्सा मेजर और बिग बियर। अर्सा मेजर क्या है, अपने आप में एक नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र मंडल है। इसी नक्षत्र मंडल का एक भाग है, एक पार्ट है सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक भाग है। सप्तऋषि तारामंडल तो जहां तक उम्मीद है सभी लोगों ने देखा होगा, कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा। अगर नोटिस नहीं किया है तो नोटिस कीजिएगा, आज नाइट देखिए, जो भी देख रहे हैं वीडियो, जब भी देख रहे हैं देखिए, सप्तऋषि मंडल आपको दिखाई देगा। इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये हम दिशा ज्ञान भी बता रहा हूं मैं साथ में ही। ये तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। इसमें दो संकेतक तारे होते हैं, ठीक है, दो संकेतक तारे, यहां से कोई आदमी देखेगा, ठीक है, दो संकेतक तारे होते हैं, 3, 1, 5, इनमें दो संकेतक, कुछ इस तरीके का ग्रुप बना रहता है। इसमें से जो दो संकेतक तारे होते हैं, कोई यहां पर को खड़ा है, एक चुन्नू यहां पर खड़ा है, ठीक है, चुन्नू ने यहां से देखा, उसने कहा अच्छा दो तारे एक साथ दिख रहे हैं, इसने इस नजरों से देखा, तो ये नजरें जब आगे बढ़ेगा, जो सबसे चमकीला तारा दिखेगा नॉर्थ की तरफ जाएगी, ये दो तारों की दिशा, जो चमकीला तारा दिखेगा वो ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव तारा नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ दिशा में, कहीं से भी देखेंगे तो हमेशा उत्तरी दिशा में दिखेगा और ध्रुव तारा दिखाई देगा। ये दो तारे, इनमें से संकेतक तारे पाए जाते हैं किसमें, सप्तऋषि तारामंडल में, ठीक है। और ग्रुपों में भी पाए जाते हैं संकेतक तारे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसमें दो संकेतक तारे होते हैं, संकेतक तारे, ठीक है। संकेतक तारे किसकी दिशा को इंगित कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें, वो ध्रुव तारा की दिशा बता रहे हैं, ध्रुव तारे के बारे में बता रहे हैं। पहले से लोग ध्रुव तारे को देख के ही दिशाओं का ज्ञान करते थे कि ठीक है यहाँ ये उत्तर दिशा है। तो ये हो गया तारामंडल, अर्सा मेजर, बिग बियर, ये ध्यान रखिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पर को निपट चुका है, ठीक है, जितना 6 क्लास के लेवल का है इतना निपट चुका है, तारामंडल वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर निपट चुका है। देखो खगोलीय पिंड का हमने पार्ट 1 देख चुके हैं, हम स्टार्स देख चुके हैं, ठीक है, जिनमें खुद की लाइट है, जो उष्मा का उत्सर्जन करते हैं, ये सब चीज आकार में बढ़े, सारे स्टार्स गैसों के बने हुए हैं। तो अब इसमें से पहला क्वेश्चन है, मैं फिर 6th स्टैंडर्ड के लेवल का पूछ रहा हूं। सूरज में, सन हमने कहा स्टार सारे गैसों के बने हुए हैं, सन में कौन कौन सी गैस पाई जाती है जिससे उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। सन में, सूर्य में कौन कौन सी गैस, सूर्य में उपस्थित गैस, आपको आंसर इस तरीके से देना है, आप पेन कॉपी रखिएगा। सूर्य में उपस्थित गैस, नंबर 1 क्वेश्चन, आप केवल नंबर 1 लिखिएगा, उसका आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में,
ठीक है, स्टार से निपट गए। अब हम पार्ट 2 है खगोलीय पिंड, दूसरे टाइप के खगोलीय पिंड है जिनके पास जो ठोस चट्टानों से, ठोस पदार्थों से बने हुए हैं, जिनके पास खुद की ऊष्मा प्रकाश नहीं है। तो वो क्या है? ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। इनमें से अभी हम देख रहे हैं पहले ग्रह, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो आगे हमने पढ़ना ही है। ठीक है, ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या है? जिनके पास अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा नहीं है, लेकिन आकार में अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बड़े हैं। वे सब क्या हैं? ग्रह। अभी इसकी डिटेल में भी और आगे जा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम सौरमंडल में जाएंगे तो वहाँ पर कोई इसकी एक परिभाषा और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो क्या है? ग्रह जो अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा जिनके पास स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा नहीं है, उनसे बड़े हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब हम देखते हैं सौरमंडल, ग्रह। अब हम ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं तो सौरमंडल में घुसना पड़ेगा हमें। तो अब हम देखते हैं सौरमंडल के बारे में। अब सौरमंडल के सापेक्ष अपन बात करेंगे ग्रहों की। सौरमंडल का सौरमंडल नाम, इसका भी एक प्राचीन कथा है। ठीक है, सौर मंडल मतलब होता परिवार। ठीक है, समूह। आपने देखा होगा ना कि इस मंडल, ये मंडल, वो मंडल करके आपने संविधान में भी देखा होगा, कई जगहों कई ये देखे होंगे, ये मंडल। और आदिवासी जनजाति समूह में चलता है मंडल शब्द। तो ठीक है, और सौर प्राचीन जो रोमन कथाएं वहाँ पर स्टोरी थी, जैसे यहाँ पर की चलती हैं पंचतंत्र की कहानियाँ, कई कहानियाँ चलती हैं, वैसे ही वहाँ पर को रोमन कहानियों में सूर्य को सोल कहा जाता था। सोल कहा जाता है। सोल शब्द से ही इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें करके इसको सौर बोल दिया गया। ठीक है, सौर यानी सौरमंडल का मतलब हो गया सूर्य का परिवार। अपन सूर्य के परिवार के बारे में बात करेंगे। हमारा नजदीकी तारा है सूर्य, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सौरमंडल, सौरमंडल सूर्य का परिवार है। ठीक है, तो सूर्य के परिवार की बात करते हैं। सूर्य के परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या हैं, ये सब चीज अपन देखते हैं। सूर्य के परिवार की बात करिए तो बीच में तो सन बैठा है। ठीक है, सूर्य का परिवार है, मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य के परिवार में अन्य जो, सूर्य अपने आप में एक स्टार है, इस स्टार के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, जितने भी हैं सब कुछ ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। धूमकेतु सॉरी, सन के चारों तरफ कौन कौन? ग्रह हो गए। सौरमंडल में कौन कौन शामिल हैं? ग्रह, उपग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह एटसेट्रा, ये सब क्या है? सौरमंडल में शामिल है। हम सौरमंडल की बात कर रहे हैं यहाँ पर को, तो सौरमंडल में जो मेन है हमारे लिए ग्रह हैं। ग्रहों को देखते हैं। सौरमंडल के चारों तरफ एक नियत कक्षा में घूमने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हैं, एक नियत कक्षा में, ठीक है, अपनी एक नियत दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो घूम रहे हैं, नियत दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले अपेक्षाकृत बड़े आकार के, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों से बड़े, ठीक है, घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या है? ग्रह हैं। ठीक है, नियत दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, एक
प्रॉपर उनकी कक्षा बनी हुई है उसी में घूमते हैं। ठीक है, अगर कोई अपनी नियत दीर्घवृत्ताकार कक्षा, ठीक है, या दूसरे की कक्षा को क्रॉस कर जाएगा तो वो ग्रह नहीं कहलाएगा। ये अपनी फिक्स कक्षा में घूम रहे हैं, ये किसी और दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटते हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं देखते हैं इनमें। सबसे पहला सूर्य का सबसे नजदीकी कक्षा में घूमने वाला ग्रह है बुध। फिर दूसरे नंबर पे कौन घूम रहे हैं? शुक्र, सुंदरता की देवी। ठीक है, तीसरे नंबर पे जिसमें हम रह रहे हैं पृथ्वी। चौथे नंबर पे मंगल देवता। मंगल देवता को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। अब ये चारों ग्रह, यहां पर कोई चारों ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये किन चीजों से बने हुए हैं? ये ठोस चट्टानों, ठोस चट्टानों तथा उच्च तापमान पर बने हुए हैं। उच्च तापमान पर बने हैं। अब इसके बाद एक यहां पर एक पट्टी आती है बीच में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी फिर इस पट्टी को नोटिस खाली ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, मंगल देवता हो गए। अब आ जाएंगे सौरमंडल परिवार के सबसे बड़े ग्रह। कौन? बृहस्पति देवता। बृहस्पति ग्रह। और उसके बाद शनि ग्रह। और फिर उसके बाद आएंगे यूरेनस, अरुण, हिंदी में अरुण। और लास्ट में आते हैं नेपच्यून, वरुण। अरुण को यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरीके से सौर परिवार में वर्तमान में 8 ग्रह हैं, लेकिन पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। इससे पहले 9 ग्रह थे। 9वें ग्रह का नाम था प्लूटो या यम। लेकिन इसने इसको अभी 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की मीटिंग हुई। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे अपर लेवल में क्यों हटाया, इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, अब होमवर्क भी मिलने जा रहा है आपको यहाँ पर। कोई होमवर्क यही कि कमेंट में आप आंसर दे देना उसका। फटाफट लाइक शेयर कर दो। देखो ये तो आपने नोटिस कर लिया होगा, जितना भी है मिटा दिया मैंने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 2006 में एक मीटिंग हुई। ठीक है, इस समय इन्होंने प्लूटो को यूवी 2003 यूवी 313 नाम के एक और ग्रह को, और एक सीरस नाम के ग्रह को, सीरस नाम के ग्रह को बौने ग्रह घोषित कर दिया। बौना ग्रह घोषित कर दिया। 3 ग्रहों को 2006 की मीटिंग में, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 2006 की मीटिंग में बौना ग्रह घोषित कर दिया। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको कमेंट में आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां है? स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहां है? आप ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप लिखिएगा।
2 का ए लिखिएगा स्थापना वर्ष जो भी है, और 2 का बी मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इनको 2006 में बौने ग्रहों की संज्ञा दे दी गई और बाकी सब ग्रह वैसे ही रहे। मैं जिस समय अभी सौरमंडल बता रहा था आपको, उस समय एक मैंने बीच में एक पट्टी ऐसी बनाई थी। किसके बीच में बनाई थी? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक है, मंगल और जुपिटर के बीच, मार्स और जुपिटर के बीच में पट्टी बनाई थी। इन पट्टियों में सिर्फ सौरमंडल परिवार में यही पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रहिका पट्टी कहते हैं। क्षुद्र ग्रहिका पट्टी किसके बीच में पाई जाती है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसे क्षुद्र ग्रहिका, इसे क्षुद्र ग्रहिका पट्टी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या इसमें इस पट्टी में नियत रूप से क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि ये जो ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, इनमें से किसी घर्षण, किसी कारण से ये टुकड़े टूटकर यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए और ये सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रहिका पट्टी में घूमते रहते हैं और इन्हें क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है, ठीक है। क्षुद्र ग्रहिका पट्टी भी हमने देख लिया इसमें। अब आप एनसीईआरटी खोली होगी तो आपको पता चल रहा होगा वहाँ पर क्या है, कैसा है। कुछ चीज़ छोड़ी है मैंने वहाँ पर, को जानबूझ के छोड़ी है कि ठीक है बुद्ध का परिक्रमण काल क्या है और वहाँ पर कितने साल का, मतलब जो भी है ईयर वगैरह, ये सब कुछ छोड़े हुए हैं मैंने जानबूझ के। हमने ये भी क्षुद्र ग्रहिका भी देख ली, क्षुद्र ग्रह भी यहीं पर समझ लिया है। एक उल्कापिंड होते हैं, वो भी ऐसी जो चट्टानों के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े। उल्कापिंड क्या है? सौरमंडल में या अंतरिक्ष में चट्टानों और पत्थरों के टुकड़े, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े क्या हैं? उल्कापिंड हैं, जो कभी कभी पृथ्वी में भी आ जाते हैं। मतलब किसी भी ग्रह में गिर सकते हैं, पृथ्वी से मतलब नहीं है, किसी भी ग्रह में गिर सकते हैं। तो बड़े बड़े क्रेटर, गड्ढे बना देते हैं। तो ये सब, ये क्या उल्कापिंड कहलाते हैं। जो भी कभी तेजी से आती हुई चीज़ें दिखती हैं पृथ्वी की तरफ, वो क्या है? उल्कापिंड हैं। ये क्या है? ग्रहों के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं, किसी भी ग्रह में अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। कोई एक प्रॉपर कक्षा में नहीं घूम रहे, कहीं को भी घूम रहे हैं रैंडमली। ये सब उल्कापिंड हैं। इसमें लास्ट एक कुछ चीज़ें बची हुई हैं। एक है पृथ्वी, इसमें और ग्रहों के बारे में नहीं बताया है। पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा बताया है, वही चीज़ मैं भी बता रहा हूँ आपको। पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसे क्या कहा जाता है? हरित ग्रह भी कहा जाता है। जिस पर एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन उपलब्ध है और जिस पर पानी उपलब्ध है। मतलब जिस प्रॉपर, अभी अन्य ग्रहों पर भी जांच चल रही है लेकिन 100% श्योर नहीं है वो भी। तो जिसमें पानी उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है तभी जीवन उपलब्ध है। पृथ्वी का शेप की बात होती है, पृथ्वी का शेप कहलाता है जियोइड। जियोइड का मतलब होता है भू-आब, पृथ्वी की तरह दिखने वाला, ठीक है। अब ये न तो क्या है, ये एक्चुअल में पृथ्वी न तो पूरी गोल है ना चपटी है, तो कैसी है? ये जियोइड शेप, इसका नाम दे दिया है जियोइड शेप। आप इजीली समझ सकते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन थोड़ा सर्वसम्मत से कुछ इस तरीके से कहा गया है कि अभी आपको अपर लेवल में जब अक्षांश देशांतर भी बताऊंगा वहां पर ही बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा संतरा के शेप की जैसी है, प्रॉपर संतरा के शेप की नहीं है। आप ये बताओ संतरा के शेप की जैसी कैसे हो सकती है जब पूरा कहीं पर को पहाड़ उठे हुए हैं, ठीक, कहीं पर घाटियां हैं, तो संतरा के शेप की जैसी तो नहीं है। कुछ ऐसे वो मसाज वाली बॉल आती है ना, उस तरीके से कांटे वाली आती है, जो कांटे वाली बॉल ऐसे, कहीं पर तो पहाड़ निकले हैं, कहीं पर गड्ढा है अंदर को, ठीक है। कहीं पर अब समुद्र का पानी सुखा देंगे तो क्या गड्ढे तो हैं बड़े बड़े ये,
ठीक है, कहीं पर पहाड़ निकले हैं तो एकदम संतरा की शेप की जैसी इसलिए बोल रहे हैं। कहीं पर बोला गया है कि अगर पृथ्वी को रखा जाए तो उसका जो ध्रुवी भाग है, जो ध्रुवी भाग है वो थोड़ा सा हल्का सा, मतलब पूरा गोल ना होके हल्का सा संतरे की तरफ चपटा, मतलब अगर कहीं पर रखेंगे तो हम संतरा गिरता है, नहीं गिरता ना, तो संतरा क्या एक जगह रुक सकता है। उस तरीके से उनने कहा कि नॉर्थ और साउथ पोल कुछ इस तरीके से हैं और भूमध्य भाग वो थोड़ा फैला हुआ है। ये केवल समझने के लिए है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पहाड़ हैं, पहाड़ निकले हुए हैं, कहीं पर घाटियाँ हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो एकदम गोल होगी। एकदम गोल नहीं है, संतरा की जैसी नहीं है, लेकिन ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटी है, हल्की सी दबी हुई है। तो पृथ्वी के बारे में फिलहाल इतना ही है। और पृथ्वी का अब अगला है ग्रह में, सिर्फ पृथ्वी के बारे में बताया है, वही चीज़ मैं भी बता रहा हूँ, आप भी पढ़िएगा। अगला चलते हैं हम उपग्रह। ग्रह भी देख लिया, क्षुद्र ग्रह भी देख लिए, उल्कापिंड भी एक है। उपग्रह, उपग्रह क्या हैं? जो ग्रहों के सहचर हैं, मतलब ग्रहों के साथ साथ चलते हैं। ग्रहों ने सूर्य की परिक्रमा लगाई, ग्रहों ने तारों की परिक्रमा लगाई, ग्रहों की परिक्रमा लगा रहे हैं उपग्रह। तो उपग्रह ऐसी पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है। उपग्रह के पास भी अपना प्रकाश वगैरह कुछ नहीं होता है, ये खगोलीय पिंड में ऊपर बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, चंदा मामा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। अब थर्ड क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, यानी किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिएगा और कितने हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। चंद्रमा मतलब होता है उपग्रह, चंद्रमा कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है। चंद्रमा, उपग्रह को चंद्रमा कहा जाता है, सैटेलाइट, ठीक है। तो उपग्रह इतने ही चीज़ इंपॉर्टेंट है फिलहाल इसके लिए, इनके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। एक अब लास्ट एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसमें है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? अगर हम एनसीईआरटी की भाषा में बात करें, एनसीईआरटी कहती है कि आपने नाइट में बहुत सारे तारों को एक नदी के रूप में देखा होगा, एक बेल्ट ऐसी बनी हुई है उनकी, तो वही उस बेल्ट को उनने कहा कि ये एक आकाशगंगा है, ये नदी है, इसको ही आकाशगंगा उसने कहा है। इनके बारे में डिटेल है, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जब अपन थोड़ा अपर लेवल में जाएंगे, जो भी लेक्चर एनसीईआरटी ये निपटने के बाद अपर लेवल में जाएंगे, तो वहाँ पर कोई इन चीज़ों को अच्छे से और बेटर तरीके से सीखेंगे। आप फिलहाल आकाशगंगा क्या है? तारों का एक समूह आकाशगंगा है। ऐसी कई आकाशगंगा से मिलके ब्रह्मांड की रचना होती है। ऐसे एक तारे का समूह, हम एक तारे के समूह में रह रहे हैं, ठीक है। ऐसी कई आकाशगंगा मिलकर, बहुत सारी आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ये ब्रह्मांड कहलाता है। तो पहला चैप्टर यहीं पर फिनिश हो रहा है और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, बस फिर देखना आपको बहुत कुछ मिलेगा। और पहली बार मैं अगेन कह रहा हूँ, कैमरा फेस कर रहा हूँ, कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा इश्यू आ जाता है, कई मन में रहता है कि सही हो रहा गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, आपको भी बनेगी, मुझे भी बनेगी, धीरे धीरे सीखेंगे। आप बस सीखिए। लास्ट में कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, समझिए। आप इसे एज ए मोटिवेशनल ले सकते हैं, इंस्पिरेशनल ले सकते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें हैं, समझिए। वीडियो अभी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें से 100 में से 98% कॉम्पिटिटर बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि हम हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाएं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाए, हम कुछ ना छोड़ें, सब कुछ पढ़ डालें,
हम कुछ ना छोड़ें, सब कुछ पढ़ डालें, यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये मेरा अनुभव भी है, आप अनुभव से सीखिए, आप किससे भी पूछिए। तो हमें हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यूपीएससी के जो भी टॉपर हैं आज तक के, यूपीएससी के जो भी टॉपर हैं, मैक्सिमम 54% के आसपास गई है उनके मार्क्स परसेंटेज, यानी 46% तो वो भी छोड़ के आए, मतलब वो भी नहीं कर पाए, समझ रहे हैं, 46% वो भी नहीं कर पाए। और तो जब टॉपर यूपीएससी के इसमें टॉपर में देख रहे हैं, जब वो नहीं कर पाए तो हम कैसे, ठीक है, जब वो नहीं कर पाए तो हम कैसे, यानी आज तक टॉपर कोई भी टॉपर इसको क्रॉस नहीं कर पाया। और ज़रूरत भी क्यों है, हमें तो एग्जाम ही तो निकालना है, ज़रूरत थोड़ी है इस किस चीज़ की ज़रूरत है, या तो साइंटिस्ट बनना हो तब ज़रूरत है कि भाई हमें 100% करना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो हमें सेलेक्टिव चीज़, सबसे पहली चीज़ है सेलेक्टिव चीज़, हमें क्या पढ़ना है, और सबसे पहला है क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट है क्या पढ़ना है। दूसरा होता है कैसे पढ़ना है। मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया है कि भाई आप एनसीईआरटी, कई लोग क्या करते हैं, उन्हें खिचड़ी सी बना देंगे पढ़ के, लेकिन कैसे पढ़ना है ये पता होना चाहिए आपको। एनसीईआरटी कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे एडजस्ट करना है 6th से 12th एनसीईआरटी, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। आप एक्सपर्ट बनने को छोड़िए, आप अपना जो भी सिलेबस, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सिलेबस को उठाइए, देखिए उसमें, ठीक है, आपने सिलेबस देखा, सबसे पहले आप सिलेबस देखा, आप उसमें से देखिए कि आप सबसे पहले क्या चीज़ कर सकते हैं। आपने 100% है आपका सिलेबस, 100 में से सबसे पहले आपको छांटना है कि आप पहले इजीली क्या तैयार कर सकते हैं, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा कि जो आप इजीली तैयार हो जाएगा आपका, आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मॉडरेट पार्ट कौन सा है। मॉडरेट पार्ट मतलब आपने, ठीक है, पढ़ा था, कभी पढ़ा था, माइंड में आ रहा है कि अच्छा ये तो कभी पढ़ा था मैंने, मतलब थोड़ा सा मेहनत करूंगा हो जाएगा। तीसरा पार्ट है हार्ड वाला पार्ट भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मैं मेहनत करके कहीं से भी सीख के, मुझे नहीं आता लेकिन मैं इसको सीख के कर सकता हूं, आई कैन डू इट, ठीक है, ये पार्ट हो गया। ये तीनों पार्ट पे आप काम कीजिए। चौथा है वेरी हार्ड पार्ट, उसको छोड़ दीजिए, आप एक बार देखिए, ठीक है, लग रहा है कि यार थोड़ा टिपिकल है, इसको अभी छोड़ देना चाहिए, उस पार्ट को छोड़ दीजिए। मतलब कोई भी सब्जेक्ट है आपका, कोई भी सिलेबस है, पर जैसे हमने ज्योग्राफी की बात करी, ज्योग्राफी का आपने 100% सिलेबस उठाया, ठीक है, उसमें से 10% के आसपास आप स्किप कर दीजिए, 10 से 20 स्किप कर दीजिए, जितना बच रहा है 80% बचा। आप जब 80% में 100% मेहनत लगाएंगे तो उसका तो 80% करके आएंगे, समझ रहे हैं, उसका तो 80% करके आएंगे। इतने टिपिकल तो, इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो इसलिए पूरा का पूरा सिलेबस पे माथापच्ची नहीं करनी है, आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो भी देख रहे हैं अपने साथियों को बताइए कि हमें हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनना है, ओके। तो आप समझिए, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर से एनालिसिस कीजिए, ठीक है, किस पार्ट से क्या आ रहा है, किस पार्ट से कम आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है, आपने देखा 100 क्वेश्चन आए हैं, सपोज ज्योग्राफी से, मैं ज्योग्राफी की अभी पढ़ा रहा हूँ तो ज्योग्राफी की बात करूँगा। सपोज यूपीएससी में देखा हमने, ज्योग्राफी में पिछले एवरेजन 20 क्वेश्चन हमें ज्योग्राफी से मिले हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन एवरेजन ज्योग्राफी से मिले हैं। हमने एनालिसिस किया, एवरेज निकाला, हमने कहा 20 क्वेश्चन हमें एवरेज मिले। तो अब देखा कि 20 में से देखें कि किस पार्ट से ज्योग्राफी सिलेबस उठाया, किस पार्ट से क्वेश्चन ना के बराबर आ रहे हैं, किस पार्ट से क्वेश्चन ना के बराबर आ रहे हैं, तो उन्हें स्किप कर दीजिए, पहले ही कट, उस पर माथापच्ची फिलहाल नहीं करनी है। किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उसको पहले प्रायोरिटी में रखो आप। तो इस तरीके से प्रायोरिटी आप फिक्स करेंगे जब, तो तब आपकी तैयारी बेटर हो सकती है। आप अनुभव से सीखिए, हम लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं तो हमसे भी गलती हुई है, तभी हम आपके सामने हैं। अभी गलती नहीं होती तो यहाँ पर नहीं होते। तो हर जगह एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा आज की सीख है। बाकी अगली क्लासों में भी ऐसे पॉइंट आपको मिलते जाएंगे, हो सकता है आप कुछ मोटिवेट हो सकें,
मेरी कोशिश रहेगी आप कीजिए, अच्छा कीजिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ। मैं फिर लास्ट टाइम सॉरी कह रहा हूँ कि अगर जो भी गलतियाँ हुई हैं, और बाकी आगे से धीरे धीरे सुधारूंगा मैं भी, आप भी कीजिए। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की नीड मुझे भी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।